चलिए देखिए मैं आज आप लोगों को क्लास 10 की मैथ ठीक है का चैप्टर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट करने जा रहा हूं। दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कुल आपको कुल 4 मेथड से हल होते हैं। ठीक है, आपके 4 नियम आप लोगों को बता भी चुका हूं। पहला मैंने आपको बताया था ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफी विधि। एंड सेकेंड आपका बताया था विलोपन विधि। और थर्ड आपका होता है प्रतिस्थापन विधि। जो लास्ट होता है आपका वो होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इन 4 मेथडों में मिलेंगे। आपको पहला मेथड आपको ग्राफी विधि से हल करने के लिए बोलेगा, दूसरा विधि आपको विलोपन विधि से बोलेगा, तीसरी विधि आपको प्रतिस्थापन से बोलेगा और लास्ट विधि आपका है वज्रगुणन विधि। कुछ जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर आपका समीकरण इक्वेशन बन के आ रहा है तो आपको केवल इन्हीं चारों विधियों से हल करना है, इसके अलावा कोई अलग से विधि नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को आप एक एक विधि को उठाकर क्वेश्चन हल करवाता हूं और एक एक विधि से क्वेश्चन को बताता जाता हूं। आप लोग थोड़ा क्लियर रखिएगा। चलिए पहले विधि मैं बताने जा रहा हूं। पहली विधि आपका है ग्राफी विधि। देखिए पहले बात करते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाला रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिनमें चरों की अधिकतम संख्या 2 हो तथा उनकी जो घात हो अधिकतम केवल 1 हो। अगर चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक बोला जाता है और अगर दो चर उस समीकरण में हो गए तो उसको दो चर वाला बोल दिया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए हम ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से रखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। तो इसी के रूप में हम अगर अब बात करते हैं केवल दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है इस प्रकार के दो समीकरणों का जोड़ा। जब दो समीकरणों का जोड़ा आता है आपका, जैसे एक मैं ले लेता हूं, कोई अपने से उठा लेते हैं। देखिए जैसे बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल चलिए अब आपको पहले मैं ग्राफी विधि से इसको हल करके दिखाता हूं। ग्राफी विधि से में बेटा क्या करते हैं, समीकरण 1 को उठाते हैं और समीकरण 2 को उठाते हैं। दोनों समीकरण में से एक किसी समीकरण को उठा लेते हैं, उसको आप x या y की तरह बना करके उनके ज्यामितीय निर्देशांक निकाल लेते हैं। ज्यामितीय निर्देशांक निकाल करके आपका जो कर्कीय तल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, उस चतुर्थांश में आपको डिनोट करना पड़ता है, क्वांटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा बिंदु कहां पर है और ये किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार के रेखा का निरूपण करता है या किस प्रकार इसका हल आता है। ठीक है, चलते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण
1 से। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 आपका है 3x + 4y = 10। ठीक है, अब इधर आपका 3x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 4y = 10 माइनस 3x, इधर 4 मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड में, y = 10 माइनस 3x अपान 4। इसको मान लेते हैं। चलिए इसको अभी कुछ मत मानिए, अब इससे आप क्या करते हैं, साइडी बनाइए। साइडी बनाएंगे आप कुछ ऐसे कि x और y की तरह, ताकि हम x की वैल्यू को रखें तो y की वैल्यू प्राप्त हो सके। ठीक है, मैं साइडी बनाता हूं बेटा। x और y की वैल्यू, y की जो साइडी बनाना, y की जो वैल्यू दी गई है इसी को पुट करके रखना होता है। तो y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4। समझ में आया? आप बोल दो ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 0। स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से। आप x की स्टार्टिंग करेंगे 0 से और y की स्टार्ट अंतिम जो होगा एंडिंग होगी वो 0 पर होगी। तो स्टार्टिंग 0। अब देखो यही x की वैल्यू को इस समीकरण में ये जो बना हुआ है इसमें रखते हैं। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू रख देता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाता तो ये 0 हो जाता है, बचता है आपका 4 10/4। 10/4 बचता है तो मैं डिवाइड करूंगा, अगर 2 5 10 और 2 दूना 4, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अगली वैल्यू मैं रखता हूं इसमें 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे 3 एकम 3, 10 में से 3 क्या बचेगा आपका कितना? 7। 7/4। 7 का भाग 7 में अगर 4 का आप भाग देते हो, डिवाइड करते हो तो आपका आता है 7 एकम 4 एकम 4, फिर 7 चौक 28, 1.7। आगे रखते हैं इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे 2 × 6, 10 में से 6 गए, बचा आपका कितना? 6 में गए तो बचा 4, 4 में से 4 को डिवाइड करते हैं बचेगा 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं रखता हूं आगे वैल्यू इसकी। अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 त्रिक का 9, 1/4 आपका आता है। 3 रखता हूं तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है, 10 में से 9 गए बचेगा 1, 1/4। 1/4 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.25। ठीक है भाई, 0.25 आएगा। अब ऐसी y की वैल्यू इसमें एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये y की वैल्यू इधर 0 हो गई, इधर ये मल्टीप्लाई में आएगा, हो जाएगा पूरा 0। इधर 0 हो गया, फिर x की इधर वैल्यू में 10/3 बचेगा। 10/3, 3 का भाग अगर मैं 10 में दूंगा तो x की वैल्यू मेरा आएगा 3.33। ये ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप समीकरण 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण आपका 2 है, 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2y बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 2 है तो 2 को हम काट के बाहर कर देते हैं, बचता है आपका x - y = 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, y को उधर और 1 को इधर लेके आते हैं, तो x - 1 = 5। ये बन गया आपका y की तरह। फिर इसमें भी साइड बना लेते हैं, x और y = x - 1। चलिए स्टार्टिंग 0 से करना है। x की वैल्यू रखते हैं 0। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरा आ जाएगा 1। x की वैल्यू मैं रखता हूं 1। जब 1 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0। बस ये आपके दो ही मान इसके आए। अब एक काम करते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, कर्तीय तल। देखिए भाई, कर्तीय तल में ये अक्ष आपका जो होता है x धनात्मक होता है और ये अक्ष आपका x ऋणात्मक होता है। ये अक्ष आपका y धनात्मक होता है और ये अक्ष आपका y ऋणात्मक होता है। मतलब कहने का इधर जितने भी ये मूल बिंदु से इधर जितने भी वैल्यू आएंगे सब x के मान धनात्मक आएंगे। जैसे 1 2
3 4 5 6 7 8। इधर x के वैल्यू जो आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये y की वैल्यू सब धनात्मक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये y की वैल्यू होगी ऋणात्मक होगी, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसी कार्तीय तल में आपको x तथा y की वैल्यू जो दिए गए हैं इन्हीं को रखना होता है। जैसे x की वैल्यू 0, ध्यान दीजिए थोड़ा, x की वैल्यू y अक्ष में x की वैल्यू जो होती है प्रत्येक जगहों पर शून्य होती है। y अक्ष में x की वैल्यू प्रत्येक जगहों पर क्या होती है? शून्य होती है। और y की वैल्यू x अक्ष पर प्रत्येक जगहों पर शून्य होती है। जब कहीं पर एक वैल्यू 0 दिया रहा है, दूसरी वैल्यू दी जाए, जैसे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2.5 है, तो x की वैल्यू को भूल करके आप y के वैल्यू को पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या 2.5 है, धनात्मक में जाइए 1 2 2.5 कहीं यहाँ है, ठीक है। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1.7, x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू है 1.7, समथिंग देयर, कुछ यहाँ बनेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 लेता हूँ बेटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0.25, x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ तो इसकी 25 यहाँ कहीं बन जाएगा, कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 3.35 33 ये कहीं पर आ जाएगा, यही कहीं। इससे एक रेखा का निर्माण कर लीजिए भाई, इन बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा टाइप में बनेगी, ठीक है। थोड़ा ये मतलब फ्री हैंड फ्री ड्राइंग है, इसलिए थोड़ा सा सही से स्केच नहीं आया है, बट ये आपका सीधी एक लाइन आएगी। से आए किस समीकरण से? समीकरण 1 से। तो मतलब ये रेखा जो बनी है वो समीकरण 1 से 3x + 4y = 10 से बना। अब अगला समीकरण इसी तरह इसकी वैल्यू उठा कर रख लीजिए, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 0 आपका इधर है, x की वैल्यू 0 आपकी y अक्ष में रहती है, y की वैल्यू -1 है तो यहाँ कहीं है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 कहीं इधर रहेगी। इसे खींचेंगे आप समीकरण रेखा 1, ये रेखा बनी हुई है। अब देखिए ये आपका रेखा 1 प्रतिच्छेदित रेखा है, ये दोनों समीकरण एक प्रतिच्छेदित रेखा का निर्माण करती है, क्योंकि जब हम निर्देशांक में रखते हैं इसको ज्यामितीय निर्देशांक के द्वारा अगर कार्तीय तल में रखते हैं तो इससे बने जो दोनों की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए इन दोनों समीकरण से जो रेखा का निर्माण हो रहा है वो एक प्रतिच्छेदित रेखाओं का निर्माण होता है, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊं कंडीशन क्या होती है, या समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, या समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन होती है। चलिए मैं अभी आपको यही बता देता हूं। देखिए 3 कंडीशन होती है भाई। पहली कंडीशन होती है ये जो x y और अचर पद का जो गुणांक होता है, x का गुणांक और y का गुणांक और अचर पद इनका जो होता है, इनका एक अनुपात अगर अनुपात से संबंध बनता है, उसी अनुपात के संबंध से हम रेखाओं की गणना कर सकते हैं या रेखाओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब ये रेखा आती है तो आपकी प्रतिच्छेदित रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। दूसरा कंडीशन आपका आता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान। तब आपकी रेखाएं जो आएंगी वो आपकी समपाती रेखाएं आएंगी। क्या आएंगी? संपाती रेखा होगी। और आपकी अगली कंडीशन आती है तीसरी, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान
V2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन आ जाए तब आपकी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, प्रच्छेदित रेखा है। प्रच्छेदित में अगर आप इन समीकरण को उठाओगे a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के अनुपातों की गणना करेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू आपकी 2 है, b1 की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है और b2 की वैल्यू 2 है। अगर इसको आप रखते हैं इस इक्वेशन में तो ये फॉलो करता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इसलिए आपकी रेखाएं आ गई है प्रच्छेदित रेखा। ये हो गया आपका पहली विधि जिसको हम बोलते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए अब आपको मैं नया अगला जो आपकी जो टॉपिक है आपका अगली विधि जो है विलोपन विधि उसको मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड विधि में आप लोगों को मैंने बताया था विलोपन विधि। चलिए दूसरी विधि में आते हैं हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपके जो दो चर दिए रहते हैं उस दो चर में एक चर को विलोप कर देना पड़ता है, मतलब गायब कर देना, ठीक है, काट के उसको बाहर कर देना, केवल एक चर को रखना है और उस चर की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। समीकरण आपका क्या था 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x - 2y = 2। इससे दो कॉमन करके उधर भेजते हैं तो ये आपका x - y = 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, x - y = 1। समीकरण 2। चलिए देखिए आप विलोपन विधि में आपको क्या करना पड़ता है, जो दो चर होते हैं x और y इनमें से किसी एक के गुणांक को आप बराबर करना होता है। जब इक्वल कर देंगे फिर उसके चिन्हों को ध्यान देना पड़ता है। अगर उसके चिन्ह समान है तो आप उसको घटा दीजिए, अगर असमान है विपरीत में एक प्लस है एक माइनस है तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये चलिए हम x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। x यहाँ पर 3, x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो इसमें मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो 3x ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस है ये प्लस है, दोनों प्लस में चिन्ह इसका समान है, इसलिए मैं समीकरणों को घटा दूंगा। चलिए लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर चलिए समीकरण 1 पहले रख लीजिए 3x + 4y = 10। अब इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा दीजिए समीकरण 1 में, तो 3 × 3x - 3 × 3y बराबर 3 × 3। घटाते हैं तो चिन्ह आपके बदल जाते हैं, ये प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है। देखिए अब ये प्लस माइनस की वजह से ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस की वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4 आपका 4 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा 7y बराबर ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, 10 में से 3 गए 7। अब इधर भी 7 था इधर भी 7 है, दोनों कट गया तो y बराबर आपका बचा 1। ये आ गई y की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
देखिए अब आपको दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या हम केवल एक समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण एक में ही, क्या दो में नहीं रख सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप समीकरण एक में भी रख सकते हैं और समीकरण दो में भी रख सकते हैं, किसी भी में रखेंगे तो वैल्यू आपकी मिलेगी, गलत नहीं होगा, बट आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलिए समीकरण एक में रखते हैं, पहले समीकरण एक को रख लीजिए, क्या है 3x + 4y = 10। y की वैल्यू 1 है, इसमें y की जगह पर 1 रख देते हैं, तो आपका 3x + 4 × 1 = 10। ये आपको हो गया 3x + 4 = 10। इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3x = 10 - 4। 3x = घटा देते, 10 में से 4 गए 6, इधर 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, x = 6/3, तो 3 दूना 6, x का मान आपका आ गया, ये हो गया भाई आपका आंसर, विलोपन विधि से आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया है? चलिए आपको मैं अब ये हो गया था आपका सेकंड विधि, अब आपको थर्ड विधि, तीसरी विधि को बताता हूँ। तीसरी विधि आपको मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि आपकी जो होती है, इसमें आपके दो चर होते हैं, चाहे x या y, उस चर या x y को, चर जो चर होता है x और y, उनमें से किसी एक के वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में या दूसरे वाले के वैल्यू को पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, तो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे चले चलते हैं, समीकरण आपका क्या था 3x + 4y = 10, समीकरण। दूसरा 2x + 2y = 2, दो इससे हमने कैंसिल कर दिया था, तो आपका आया था x - y = 8, समीकरण इसको हमने मान लिया था। चलते हैं समीकरण 2 से, चलते हैं समीकरण 2 छोटा है, इसको सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप एग्जाम में वही चीज को टारगेट कीजिए जो आपको नजदीक लगे, आपको टाइम देने कम हो, उसी से आप करेंगे तो आपका समय कम लगेगा और सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, ताकि आप दूसरे क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों को टच करें। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपको क्या है, x - y = 8, y को उधर उठा के रखते हैं तो x बराबर आपका आ जाता है 1, इधर ये माइनस में इधर आ गया, y प्लस में पक्षांतर करने पर, इसको मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, अब आपके फिर एक दिमाग में आया होगा सर मतलब क्वेश्चन कि सर अगर हम y को इधर रखें तो क्या x को नहीं रख सकते? रख सकते हैं आप, चाहे इसको x के पद में बनाइए, चाहे इसको y के पद में बनाइए, चाहे आप x को उधर ले जाइए, चाहे y को ले जाइए, आप किसी एक के पद में बना सकते हैं, चाहे x के रूप में चाहे y के रूप में। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब ये x के रूप में बन गया, अब इस x की वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे ये समीकरण 3 बना है, आप उस समीकरण में इसका मान नहीं रखेंगे, अन्यथा आपका मान शून्य आ जाएगा, आप उसको छोड़ करके दूसरे वाले समीकरण में ही इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई x के मान को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते, समीकरण 1 आपका है 3x + 4y = 10, x की जगह में आप रखिए 1 + y,
तो 3 मल्टीपल 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। चलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हो जाता 3 1 जा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इधर 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये 3y और 4y प्लस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये इधर मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू 7/7। y की वैल्यू आ गया 1। y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 3 आपको क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस y, x इक्वल टू 1 प्लस y। y की वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाता है 1 प्लस 1, x की वैल्यू आ गया 2। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका मेथड थर्ड प्रतिस्थापन विधि आपका सॉल्व हो गया। इस विधि से आप प्रतिस्थापन विधि से आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आंसर आपको x y आएंगे। और देखिए आप किसी भी विधि को से सॉल्व करेंगे, जितनी भी मैंने आपको 4 विधियां बताई हैं उन विधि से आप क्वेश्चन को किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन बराबर आने चाहिए, सभी के मिलने चाहिए, अगर वो आंसर मिलने चाहिए। अगर आपके आंसर मिले नहीं तो समझ लेना आप उसमें कोई ना कोई एक विधि गलत है। अगर सभी के आंसर मैच कर गए तो आपकी विधि चारों के चारों सही है। ठीक है, चलिए अब चौथी विधि चलते हैं। चौथी विधि आपका है रस गुणन विधि। समझ आ रहा है? ब्रज गुणन विधि, बोलो भाई कौन सी विधि है? ब्रज गुणन विधि। चलिए समीकरण आपका था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए भाई ब्रज गुणन में आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर इधर अचर पद आपका इधर आए तो इसको सबसे पहले इधर कर लो, तब इसको सॉल्व करो, अन्यथा आपकी वैल्यू गलत रख दोगे, आप गलतियां कर लोगे बच्चों। ठीक है, इसको सबसे पहले इधर लाएंगे तो ये आपका 3x प्लस 4y माइनस 10, ये हो गया आपका समीकरण ए। दूसरा आपके था 2x प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 मैंने क्या कर दिया था कैंसिल, बचा था आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको भी इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, समीकरण। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो समीकरण बनता है उससे तुलना करके x y की वैल्यू को, x y के गुणांकों को a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर समीकरण 1 से आप इसकी तुलना कर दीजिए और समीकरण 2 से आप इसकी तुलना कर दीजिए, तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाएगा। चलिए करते हैं a1,
a1 यहाँ समीकरण 1 में देखिए a1 क्या है, x के साथ गुणा में है, तो समीकरण 1 में देखिए x के साथ गुणा तो क्या है 3 है, तो a1 का मान आपका हो गया 3। अब बात करते हैं b1, y के साथ समीकरण 1 में b1 है, तो y के साथ देखो समीकरण 1 में b1 क्या है 4, हो गया आपका 4। अब बात करते हैं c1 आपका अचरपद, समीकरण 1 में अचरपद क्या है -10, ये हो गया आपका -10। उसी प्रकार समीकरण 2 में देख लीजिए a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -1। ठीक है, चलिए अब ब्रज गुणन विधि को देखिए। सूत्र जो होता है ब्रज गुणन विधि को हल करने के लिए आपको उसको बनाना थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। ब्रज गुणन के लिए सबसे पहले आपको x y और 1 बटे 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 और इनके बीच में बराबर। स्टार्ट आप कीजिएगा b1 से, b1 b2 c1, अब ये बराबर मत रखिए कंफ्यूजन आएगा आपको, c1 c2 a1 a2 b1 b2, पीरियड पूरा इस प्रकार देते हैं। x के नीचे आप रखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, अब बराबर लगा लीजिए, बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर y 1 बटे a1 b2 माइनस a2 a1 a2 b1। देखिए आप इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें रखने में कंफ्यूजन आए कैसे रखते हैं, क्या हुआ करते हैं, किसके साथ क्या करते हैं, कंफ्यूजन है तो उसको आप सीधा कीजिए, या बराबर y बराबर 1 रख लीजिए। रखने के बाद एक आप चक्र बना लीजिए, चक्र बना लेते हैं, उस चक्र में आप रख लीजिए a b और ABC को रखते हैं, चक्र बना लेते हैं। स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए B से,